की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और हमने स्वर के 3 भेद जाने थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और हमने व्यंजनों का मूल प्रकार जाना था। तो आइए आज हम उससे आगे चलते हैं। स्वर युक्त व्यंजन, अभी तक हमने मूल व्यंजन जाना था। हल युक्त पर उनका उच्चारण संभव नहीं है, वो सिर्फ लिखने में प्रयोग होते हैं। आज हम जानेंगे स्वर युक्त व्यंजन, अर्थात जिनका उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर युक्त व्यंजन है आपके, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो पहले स्पर्श व्यंजन को जानते हैं। क से म तक के हैं, का से मा तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श क्यों कहा जाता है, या आगे की स्लाइड में हम जानेंगे। तो क ख अंगा अपने पहले वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर इसका नामकरण हुआ है का वर्ग, वैसे इसका च वर्ग, क्योंकि ये सभी अपने वर्ग के पहले पढ़ते हैं, इसलिए इन्हीं के आधार पर इन वर्गों का नामकरण कर दिया गया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और श्र। तो इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर, स्वर के आधार पर जिनके उच्चारण में स्वर का प्रयोग होता है, आपने ये 4 प्रकार के व्यंजन जाने, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श और संयुक्त। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है इनमें, 25। अंतस्थ 4 हैं, ऊष्म भी 4 हैं और संयुक्त भी 4 हैं। और पिछले वीडियो में आपने स्वरों की संख्या 11 जानी थी। मूल स्वर थे आपके ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर थे 7। तो कुल मिलाकर हो गए 11 स्वर। और अभी आपने ये व्यंजन जाने हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कहते क्यों हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ मुख के किसी न किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती है, छूती है। या तो दांत को छूती है, या तालू को छूती है, या मूर्धा को छूती है। तो इसी स्पर्श करने के कारण इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पर इसमें भी हम भेद करते हैं कि स्पर्श किए जाने वाला स्थान कौन सा है। स्पर्श किए जाने वाले स्थान भेद के कारण इनके और भेद कर दिए जाते हैं स्पर्श व्यंजनों के। तो आइए देखें, जब हमारी जिह्वा कंठ को छूती है और हमारी आवाज कंठ से ही निकलती है, तो का वर्ग के व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं, क ख ग घ अंगा। तो स्पर्श व्यंजन में ये कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं इनका उच्चारण। तालु से उच्चारण होता है च वर्ग का, च छ ज झ ञ। मूर्धा से उच्चारण होता है ट वर्ग का, ट ठ ड ढ ण। दांत, दंत से उच्चारण होता है त थ द ध न यानी ता वर्ग का। और पा वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से, प फ ब भ म। आप इन सभी व्यंजनों का उच्चारण करके देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि हाँ, कि वास्तव में इनका उच्चारण स्थान यही है। तो आइए इनको आगे समझें। तो स्पर्श व्यंजन में हमने ये अंगा, इया, अणा, नामा, ये सब क्या थे, स्पर्श व्यंजनों के हर वर्ग का ये 5वां व्यंजन है। का वर्ग का अंगा है, चा वर्ग का इया है, टा वर्ग का अणा है, ता वर्ग का ना है और पा वर्ग का मा है। तो ये सभी पांचों क्या है, नासिक व्यंजन है, अर्थात इनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्थात अंतस्थ व्यंजनों में दोनों का मेल है, स्वर का भी और व्यंजन का भी, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा गया है। और इन्हें और अच्छे से समझते हैं अंतस्थ व्यंजन को। ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ मुख में ही ठहरे हुए से जान पड़ते हैं।
स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य में स्थित होने के कारण भी इन वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। ये वर्ण इसलिए भी अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं कि ये ना तो पूरी तरह से स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन, बल्कि ये दोनों के बीच के हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनके उच्चारण में मुख के जो जिह्वा है वह उच्चारण में मुख ज्यादा नहीं खुलता, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्ण मुख के अंदर ही रह जा रहे हैं, इसलिए भी इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने अंतस्थ वर्णों को अच्छे से समझा होगा। अब हम ऊष्म को समझते हैं, ऊष्म व्यंजन को। तो इनका उच्चारण श श स श सा हा, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण के कारण होता है। और जब रगड़ या घर्षण, जिह्वा रगड़ करके या घर्षण के कारण इन व्यंजनों का उच्चारण करती है तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है साथ में, और इसी गर्म वायु के निकलने के कारण ही इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह को। तो ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण। हमारे मुख से जब व्यंजन उच्चारित होते हैं तो उसमें प्रयत्न लगते हैं, और ये प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। किन्हीं व्यंजनों के उच्चारण में कम प्रयत्न लगाना पड़ता है, किन्हीं में ज्यादा। तो उसी आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण से तात्पर्य है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु, श्वास कम निकलती है, ज्यादा वेग से नहीं निकलती, वे कहलाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। और ये अपने वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग का क और ग, का पहला है और ग तीसरा, और अंगा पांचवा। च वर्ग का च ज इया, टा वर्ग का ट ड अणा, टा वर्ग का त द न, पा वर्ग का प ब म, और अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ये सभी अल्प प्राण व्यंजन है। इनके उच्चारण में मुख से कम प्रयत्न लगता है, कम वायु मुख से निकलती है। और महाप्राण व्यंजन देखिए, जब पहले और तीसरे पांचवे हो गए तो हमारे कौन से बचे? दूसरे और चौथे। तो जो वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण हैं और ऊष्म वर्ण हैं, ये सभी महाप्राण व्यंजन होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा निकलती है और ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठा। देखिए इन सबके उच्चारण में वायु ज्यादा निकल रही है, तो ये कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। इनको आपको बताना आवश्यक था क्योंकि कुछ पुस्तकों में ये दिए हैं, कुछ पुस्तकों में नहीं दिए हैं, परंतु परीक्षाओं में ये आते हैं, इसलिए इनका ज्ञान देना आवश्यक था। अब हम देखते हैं हमारे इन वर्णों के उच्चारण स्थान। हमने नासिक के व्यंजन जाने थे, अंगा, इया, अणा, ना। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। दांत से उच्चारित होने वाले व्यंजन हमारे हैं ता वर्ग के। ये देखिए, ये हैं हमारे दांत, तो जिनमें जिह्वा दांत को छूती है, तो ता वर्ग के व्यंजनों को छूती है। ता, था, दा, धा, ना, जिह्वा छू रही है। ला, देखिए ला और सा के भी उच्चारण में हमारे जिह्वा दांत को छू रही है, तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। मूर्धा, मूर्धा ये हमारा जहां हमारी जिह्वा ऊपर की ओर छूती है, जैसे री के उच्चारण में, ट वर्ग के उच्चारण में देखिए जिह्वा कहाँ छू रही है, वो स्थान मूर्धा है। ट, ठ, ड, ढ, अणा। और ल और ढ जो ध्वनियां हैं, इनके भी उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा को छू रही है। र और मूर्धन्य श, इनके भी उच्चारण में हमारी जिह्वा ऊपर की ओर जाती है, मूर्धा की ओर, इसलिए ये व्यंजन मूर्धन्य कहे जाते हैं। उच्चारण के स्थान पर दंतोष्ठ, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो देखिए उच्चारण करिए, व में हमारी जिह्वा हल्की सी दांत को भी छू रही है और ओष्ठ की भी भंगिमा बदल रही है, तो ये हो गया आपका दंतोष्ठ। ओष्ठ यानी जिनके उच्चारण में होठों का प्रयोग मुख्य रूप से हो रहा है, तो पा वर्ग देखिए, प, फ, ब, भ, म, हमारे ओष्ठ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तभी इनका उच्चारण हो पा रहा है। उ, इसके भी उच्चारण में हमारे ओष्ठ की भंगिमा बदल रही है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। कंठोष्ठ, यानी इन दोनों ही वर्णों के उच्चारण में कंठ, ये है आपका कंठ, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ये हो गए कंठोष्ठ। ओ, औ, तो कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और हमारे होठों की भी भंगिमा बदल रही है। कंठ, जो वर्ण सिर्फ कंठ से उच्चारित किए जा रहे हैं, अर्थात गले से।
तो है का वर्ग, क ख ग घ अंगा, और हा ऊष्म वर्ग का हा, इसके उच्चारण में कंठ का प्रयोग हो रहा है। और स्वर में अ आ, इसमें कंठ का प्रयोग हो रहा है। कंठ और तालव्य यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ यानी गला और तालु, ये जो मूर्धा के पीछे का भाग है गड्ढेनुमा, इसे कहते हैं तालु। और मूर्धा उभरी हुई होती है और तालु थोड़ी गहरी गड्ढे के समान होती है, तो इसे कहते हैं तालु। इसका और कंठ का जहां प्रयोग होता है वे वर्ण होते हैं ए ऐ, इन दोनों के उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है। और सिर्फ तालु में, सिर्फ तालु के सहयोग से उच्चारण होता है च वर्ग का, च छ ज झ ञ, और अंतस्थ य ऊष्म श, इनके भी उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है। और स्वर में ई ई, इनके उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है, इसलिए ये सभी वर्ण तालव्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी वर्णों के उच्चारण स्थान है, इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये मुख के भाग हैं। 2 चित्रों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ढ़ ढ, आपने वर्णमाला में ड़ और ढ को देखा था, जिसमें नीचे यहाँ बिंदु लगा है। हिंदी की वर्णमाला में ये अपना लिए गए व्यंजन हैं। यह संस्कृत में नहीं थे, यानी संस्कृत की जो वर्णमाला है मूल व्यंजन जिसमें हल लगा होता है वो संस्कृत की वर्णमाला है, तो उसमें ये नहीं थे। इनके और ड़ ढ के उच्चारण में भेद होता है। तो ड़ और ढ का प्रयोग शब्द के पहले नहीं होता है, बल्कि शब्दों के बीच में इनका प्रयोग होता है। देखिए जैसे बाढ़, बढ़िया, यह शब्द के अंत में होता है। ड़ा, कड़ा, कड़ाही। तो ये जो ध्वनियां हैं इनका प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता, जैसे ड और ढ का प्रारंभ में भी प्रयोग होता है, इसलिए वर्णमाला में शामिल है। जैसे डिब्बा, ढोलक, देखिए इन शब्दों में ये वर्ण पहले ही प्रारंभ में आ गए हैं, बल्कि य ड़ और ढ को देखिए ये बीच में या अंत में आए हैं। तो ये जो ध्वनियां हैं बाद में ली गई हैं। ज, फ और आ, इन्हें आगत वर्ण भी कहा जाता है। ज और फ का प्रयोग अंग्रेजी तथा अरबी फारसी से आए कुछ शब्दों में होता है। आ, इसका उच्चारण दीर्घ आ और ओ के बीच की ध्वनि में होता है। यह अंग्रेजी के कुछ शब्दों में प्रयुक्त तो होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। तो आशा है आपको वर्ण विचार में यहाँ तक व्यंजन समझ में आए होंगे अच्छे से। अगले वीडियो में हम वर्ण विचार का बाकी जो शेष भाग है उसको पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।